नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास में हम नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 11 को गहराई से समझते हैं। देखिए, ये चैप्टर लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के तौर पर भविष्य में काम करने के लिए इसकी एक एक धारा को समझना बहुत ही जरूरी है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून एक कार्यपालक मैजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को क्या-क्या शक्तियां देता है? असल में ये पूरा का पूरा अध्याय इसी एक सवाल का जवाब है। देखिए, इस अध्याय को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे एक मजिस्ट्रेट का टूलकिट मान लिया जाए। इसमें ना 4 मुख्य औजार हैं जिनका इस्तेमाल किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी औजारों को और उनके काम करने के तरीके को देखेंगे। तो हमारे टूलकिट का जो पहला टूल है वो सार्वजनिक शांति के लिए सबसे सीधे और तत्काल खतरे से निपटता है। और वो खतरा क्या है? वो है विधि विरुद्ध जमाव, जिसे हम आम भाषा में गैरकानूनी भीड़ कहते हैं। चलिए देखते हैं कि कानून इससे निपटने के लिए क्या कदम बताता है। देखिए, कानून यहाँ पर बल प्रयोग का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका अपनाता है, जिसे हम एस्केलेशन ऑफ फोर्स कहते हैं। सबसे पहला कदम है धारा 148 के तहत भीड़ को बिखर जाने का एक सीधा साधा आदेश देना। अगर लोग नहीं मानते तो फिर नागरिक बल का प्रयोग किया जाता है, और सिर्फ तभी जब लोक सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाए तब धारा 149 के तहत सशस्त्र बल का इस्तेमाल एक आखिरी उपाय के तौर पर किया जाता है। यहाँ लक्ष्य हमेशा कम से कम बल का प्रयोग करके व्यवस्था कायम करना होता है। अब यहाँ जरा धारा 150 पर ध्यान दीजिए। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये सशस्त्र बलों के अधिकारियों को एक असाधारण शक्ति देती है। सोचिए, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जहां हालात बहुत गंभीर हैं, मजिस्ट्रेट से संपर्क हो ही नहीं पा रहा और लोक सुरक्षा दांव पर लगी है, तो वो अधिकारी खुद एक्शन ले सकते हैं। और इतनी बड़ी शक्ति के साथ ही आता है धारा 151 का ये सुरक्षा कवच। ये प्रावधान क्या करता है? ये सद्भावना से, मतलब गुड फेथ में काम करने वाले अधिकारियों को सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचाता है, ताकि वो बिना किसी डर के अपनी ड्यूटी कर सकें। चलिए अब अपने टूलकिट के दूसरे औजार की तरफ बढ़ते हैं। ये उन दिक्कतों से जुड़ा है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर डालती हैं। कानून की भाषा में इन्हें लोक न्यूसेंस यानी पब्लिक न्यूसेंसेस कहा जाता है। तो पब्लिक न्यूसेंस में क्या-क्या आ सकता है? देखिए, धारा 152 के हिसाब से इसका दायरा काफी बड़ा है। किसी सार्वजनिक रास्ते पर रुकावट डालना, कोई ऐसा काम धंधा करना जो सेहत के लिए खतरनाक हो, या कोई जर्जर इमारत हो, ये सब कुछ इसमें शामिल है। अच्छा, अब इसे हटाने का जो तरीका है वो बड़ा सिस्टमैटिक है। ऐसा नहीं कि सीधे एक्शन ले लिया। मजिस्ट्रेट पहले एक सशर्त आदेश देता है, फिर जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश है उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। ये प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को दिखाती है, जिसका मतलब है कि कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरे पक्ष को सुनना बेहद जरूरी है। अब आते हैं तीसरे और शायद इस टूलकिट के सबसे ताकतवर औजार पर, जिसे कई बार कानून का इमरजेंसी ब्रेक भी कहा जाता है। ये वो शक्ति है जो किसी होने वाले खतरे को होने से पहले ही रोक सकती है। ये है वो मशहूर धारा 163। अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि किसी वजह से मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा या फिर सार्वजनिक शांति को कोई तत्काल खतरा है, तो वो उसे रोकने के लिए निषेधाज्ञा यानी प्रोहिबिटिव ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसका इस्तेमाल बहुत ही सूझबूझ और सावधानी से किया जाना चाहिए। हाँ, एक बात यहाँ ध्यान में रखनी जरूरी है कि धारा 163 के तहत जारी किया गया कोई भी आदेश शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के लिए ही लागू रहता है। लेकिन अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि खतरा अभी भी बना हुआ है, तो वो एक नोटिफिकेशन जारी करके इस अवधि को 6 महीने और बढ़ा सकती है। मतलब कुल मिलाकर ये 8 महीने तक भी प्रभावी रह सकता है। ये इस प्रावधान की गंभीरता और इसके लचीलेपन दोनों को दिखाता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने टूलकिट के आखिरी टूल पर। ये उन निजी विवादों को संभालने के लिए बनाया गया है जो अक्सर सार्वजनिक हिंसा का रूप ले लेते हैं, खासकर जमीन या पानी से जुड़े विवाद, जिनसे शांति भंग होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और ये स्लाइड इन दोनों धाराओं के बीच का जो बारीक सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। धारा 164 का सीधा संबंध जमीन पर वास्तविक कब्जे यानी पोजीशन से है,
वहीं धारा 166 का संबंध उस जमीन के उपयोग के अधिकार यानी राइट ऑफ यूज से है, जैसे कि किसी रास्ते से गुजरने का अधिकार। तो शांति भंग ना हो, इसके लिए मजिस्ट्रेट के पास कुछ बहुत जरूरी अंतरिम यानी टेम्पररी पावर्स हैं। वो विवादित संपत्ति को कुर्क कर सकता है, या फिर जब तक कोई सिविल कोर्ट उस पर आखिरी फैसला नहीं दे देती तब तक के लिए एक रिसीवर नियुक्त कर सकता है, ताकि फौरी तौर पर शांति बनी रहे। तो ठीक है, हमने चारों टूल्स देख लिए हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरे अध्याय का सार क्या है, मतलब इसका निचोड़ क्या निकला, की टेक अवे क्या है। देखिए, इस पूरे अध्याय का जो मूल सिद्धांत है वो है निवारक न्याय यानी प्रिवेंटिव जस्टिस। इसका मुख्य उद्देश्य सजा देना नहीं है, बल्कि अपराध या किसी भी तरह की अव्यवस्था को होने से पहले ही रोक देना है। यह कानून को रिएक्टिव यानी घटना होने के बाद एक्शन लेने वाला बनाने की जगह प्रोएक्टिव यानी घटना होने से पहले ही उसे रोकने वाला बनाता है। और मैं आप सभी को इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ये बात सही है कि ये सारी शक्तियां सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, लेकिन कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के साथ इनका संतुलन कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी को भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के तौर पर हमेशा सोचते रहना होगा।